नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में। आज फिर लाए हैं हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो, जिसमें हम बताएंगे आपको क्लास 12th हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज का हमारा विषय है अभिव्यक्ति और माध्यम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यह हमारी भाग 2 वीडियो है। तो चलो चलते हैं हम अपने विषय की ओर। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। तो हमारा आज का सुविचार है, सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलताएं हमारा परिचय दुनिया से करवाती हैं। यानी कि सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलताएं दुनिया से हमें परिचित करवाती हैं। तो आप असफलताओं से ना डरें, बस मेहनत करते रहें, सफलताएं भी आपके कदम जल्द ही चूमेंगी। तो चलो चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न की ओर। हमारा आज का प्रथम प्रश्न है, नाटक से आप क्या समझते हैं और यह किस प्रकार की विधा है। तो इसमें हमें बताना है कि नाटक से क्या अभिप्राय है और ये किस प्रकार की विधा है। तो इसमें हमें नाटक की पूरी परिभाषा लिखनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा ये किस प्रकार की विधा है। तो चलो देखते हैं अपने इस प्रश्न के उत्तर को। तो नाटक एक दृश्य विधा है। इसे हम अन्य गद्य विधाओं से अलग मानते हैं, क्योंकि नाटक वैसे तो उपन्यास, कविता, निबंध आदि की तरह साहित्य के ही अंतर्गत आता है, परंतु ये अन्य विधाओं से अलग इसलिए होता है क्योंकि यह अपने लिखित रूप से दृश्यता की ओर बढ़ता है। नाटक केवल अन्य विधाओं की भांति एक आयामी नहीं होता। नाटक का जब तक मंचन नहीं होता तब तक यह अपना संपूर्ण और सफल रूप प्राप्त नहीं कर पाता। अतः कहा जा सकता है कि नाटक को केवल पाठक वर्ग ही नहीं बल्कि दर्शक वर्ग भी प्राप्त होते हैं। तो हमने नाटक की पूरी डेफिनेशन, पूरी परिभाषा पढ़ी और हम इस परिभाषा को पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। जैसे इस प्रश्न में पूछा गया कि नाटक से आप क्या समझते हैं। तो नाटक एक गद्य खंड की विधा है और यह उपन्यास के और साहित्य के अंतर्गत ही आती है, परंतु यह इनसे थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि यह अपनी लिखित अवस्था से दृश्यता की ओर, देखने की अवस्था की ओर जाती है। और ये इन सभी विधाओं की तरह, जैसे कहानी, कविताओं, निबंध आदि की तरह एक आयामी नहीं होती, यह बहुआयामी होती है। क्योंकि नाटक को हम लिखा हुआ नाटक भी पढ़ते हैं और नाटक को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये बहुआयामी होती है और इसे तीनों वर्ग प्राप्त होते हैं, जैसे पहला पढ़ने वाला, सुनने वाला और देखने वाला। तो तीनों वर्ग नाटक को प्राप्त होते हैं। तो ये थी नाटक की परिभाषा। तो हमने नाटक की परिभाषा पढ़ ली है और हमने ये भी जान लिया कि नाटक एक दृश्य विधा है और ये बहुआयामी होती है, इसे लिखा, पढ़ा और देखा जा सकता है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नाटक अन्य विधाओं से अलग कैसे है, वर्णन कीजिए। हमने अभी पढ़ा कि नाटक एक दृश्य विधा है और ये अन्य विधाओं से अलग होती है क्योंकि। अब हमें इसमें ये बताना है, तो हम इस प्रश्न का उत्तर पॉइंट्स में देंगे। तो देखते हैं अपने इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो नाटक अन्य विधाओं जैसे कहानी, कविताओं, निबंध आदि से निम्न प्रकार से अलग होता है। तो पहला पॉइंट है, यह अपने लिखित रूप से दृश्यता की ओर जाता है। अन्य विधाओं के साथ ऐसा नहीं होता है, वे केवल लिखित रूप में ही होती हैं, लेकिन नाटक को दृश्यता में भी बदला जाता है। दूसरा है, जब तक इसका मंचन ना हो इसमें संपूर्णता नहीं आती, यानी जब तक इसे मंच पर ना किया जाए इसमें पूर्ण इसका सफल रूप प्राप्त नहीं होता है। तीसरा है, यह बहुआयामी होता है, यानी ये एक आयामी नहीं होता, अन्य विधाओं की तरह यह बहुआयामी विधाओं में गिना जाता है। यह साहित्य की एक दृश्य विधा है,
नाटक में पात्रों का चरित्र चित्रण सजीव रूप से किया जाता है और अन्य विधाओं में ऐसा नहीं होता है। 5वां है, नाटक को तीनों वर्ग प्राप्त होते हैं, पाठक वर्ग, लिखित वर्ग और दृश्य वर्ग। तीनों दर्शक भी प्राप्त होते हैं, सुनने वाले भी और पढ़ने वाले भी, तो तीनों वर्ग नाटक को प्राप्त होते हैं। लेकिन साहित्य की अन्य सभी विधाओं के साथ ऐसा नहीं होता। किन्हीं को सिर्फ सुनने वाले ही वर्ग प्राप्त होते हैं, किन्हीं को सिर्फ पढ़ने वाले ही वर्ग प्राप्त होते हैं और ज़्यादातर को सिर्फ पाठक वर्ग यानी एक ही वर्ग प्राप्त होता है। लेकिन नाटक ऐसा होता है जिसे तीनों वर्ग प्राप्त होते हैं। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि नाटक के तत्वों का वर्णन कीजिए। नाटक के तत्व, इसे हम नाटक के अंग भी कह सकते हैं। तो हमें इस प्रश्न में नाटक के अंगों अर्थात तत्वों के बारे में बताना है। तो चलो देखते हैं कि नाटक के तत्व कितने होते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है। तो नाटक के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, समय का बंधन। तो नाटक में समय के बंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नाटककार को नाटक लिखते समय समय के बंधन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उसे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि नाटक अत्यधिक लंबा ना हो, क्योंकि नाटक जितना लंबा होगा उसमें रोचकता उतनी ही कम होती चली जाती है। दूसरा होता है शब्द। तो नाटक में शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब है तीसरा, कथ्य। कथ्य जिसे हम कथा भी कहते हैं। तो नाटक को लिखने से पहले उसका कथ्य तैयार किया जाता है। तो नाटक में कथ्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर चौथा है संवाद। नाटक को लिखते समय उसके बीच में संवाद भी डाले जाते हैं। संवाद यानी लोगों के बीच में वार्तालाप, जो नाटक में संजीवता लाता है। अब है हमारा द्वंद्व। द्वंद्व ये सस्पेंस क्रिएट करता है कि ये हमारी सोचने की शक्ति और जिज्ञासा को बढ़ाता है कि नाटक में अब आगे क्या होगा। तो द्वंद्व भी नाटक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर है चरित्र योजना। चरित्र योजना भी नाटक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें पात्रों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली एक एक रोल प्ले करने को दिया जाता है। इसे कहते हैं चरित्र योजना। अब है हमारे 7वां तत्व क्या होता है, तो भाषा शिल्प। तो 7वां हमारा है भाषा शिल्प। भाषा भी नाटक में महत्वपूर्ण होती है कि किस प्रकार की भाषा बोली जाती है। अब नाटक जिस भाषा के लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, तो साधारण सी बात है कि जिन लोगों के सामने हम जो नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं उन लोगों की भाषा और नाटक की भाषा मिलती जुलती होनी चाहिए, जिससे उन लोगों को नाटक समझ में भी आए और उनका नाटक में रोचकता भी बनी रहे। फिर ध्वनि योजना अच्छी होनी चाहिए। प्रकाश योजना, नाटक में पर्याप्त प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब है वेशभूषा। वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, तो पात्रों की वेशभूषा भी नाटक के जैसा उन्हें उनका चरित्र चित्रण उन्हें मिला है, जैसा उन्हें रोल प्ले करना है, उनकी वेशभूषा भी वैसी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, यदि हमें गांधी का अभिनय करना है तो हमारी वेशभूषा गांधी जी की तरह होनी चाहिए। यदि हम पंडित जवाहरलाल जैसी वेशभूषा रख लेंगे और गांधी जी का रोल प्ले करेंगे तो फिर जो हमारे देखने वाले लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि नाटक लेखन में समय के बंधन का क्या महत्व होता है। अब इस प्रश्न में हमें बताना है कि नाटक लेखन में समय के बंधन का क्या महत्व होता है। तो देखते हैं अपने इस प्रश्न के उत्तर की ओर। तो नाट्य विधा में समय के बंधन का विशेष महत्व होता है और नाटककार को नाटक लिखते समय समय के बंधन का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है और इस बात का नाटक की रचना पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। यदि ऐसा नहीं होता तो नाटक से प्राप्त होने वाला रस, कौतूहल आदि प्राप्त नहीं होता है। यदि नाटककार नाटक लिखते समय समय के बंधन का ध्यान नहीं रखता है, अपने नाटक को और भी बहुत ज़्यादा लंबा कर देता है, तो उस नाटक से मिलने वाला रस, कौतूहल
प्राप्त नहीं होता है, नाटक उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है और नाटक का मंचन हम धारावाहिक के रूप में नहीं दिखा सकते। नाटककार चाहे अपने किसी भी भूतकालीन रचना को या किसी अन्य लेखक की रचना को लेकिन फिर चाहे वह भविष्य काल की हो या भूतकाल की, उसका मंचन वर्तमान काल में ही किया जाएगा। यह नाटक की एक सीमा होती है। और इतना ही नहीं, नाटक का मंचन तो वर्तमान काल में होता ही होता है, उसके साथ साथ नाटक के जो निर्देश लिखे जाते हैं वह भी वर्तमान काल में होने चाहिए। तो यह था समय का बंधन नाटक में। तो नाटक में समय के बंधन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। पहला, समय सीमा का ध्यान रखना होता है, नाटक अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए। दूसरा, नाटक वर्तमान काल में ही होना चाहिए और नाटक के निर्देश भी वर्तमान काल में ही होते हैं। अगर एक नाटककार इन सभी चीज़ों का ध्यान नहीं रखता है तो उसके नाटक से प्राप्त होने वाला रस और कौतूहल प्राप्त नहीं होता है, जिससे नाटक उतना हिट भी नहीं होता है। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कहानी से आप क्या समझते हैं और हम किस लेख को कहानी कह सकते हैं। तो इसमें हमें कहानी की डेफिनेशन बतानी है और कहानी की मुख्य परिभाषाएं क्या क्या होती हैं, हम किस लेख को कहानी कह सकते हैं, इसका भी वर्णन करना है। तो चलो देखते हैं अपने इस प्रश्न के उत्तर को। तो कहानी किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा होती है जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो और चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। तो हम कहानी उसे कहेंगे जिसमें घटना, पात्र और समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा, यानी कि घटना, पात्र और समस्या तीनों का वर्णन हो, जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता और कथा का क्रमिक विकास तथा चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे हम कहानी कहते हैं। कहानी हमारे जीवन का अविभाज्य अंग होती है और हम अपनी डेली लाइफ में कई कहानियाँ सुनते हैं और हम अपनी बात दूसरों को सुनाते तथा दूसरों की बात खुद सुनते हैं। ये कहानियाँ ही तो होती हैं और कहानी लिखने का मूल भाव हर किसी में होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि कोई उस मूल भाव को विकसित कर लेता है और कोई नहीं कर पाता। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कहानी के इतिहास से आप क्या समझते हैं। हमने अभी पढ़ा कि कहानी क्या होती है, हम किस लेख को कहानी कह सकते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि कहानी के इतिहास से आप क्या समझते हैं। तो कहानी का इतिहास, जहाँ तक कहानी के इतिहास का सवाल है वह उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का ही हिस्सा है। मौखिक कहानी की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियाँ अत्यंत लोकप्रिय होती थीं क्योंकि यह संचार का सबसे बड़ा माध्यम होती थीं। धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुँचाने के लिए कहानियों का ही सहारा लिया, यानी कि कहानियों का इतिहास मौखिक कहानियों से प्रारंभ हुआ है। पहले मौखिक कहानियाँ ही होती थीं, फिर और संचार का भी एकमात्र जो स्रोत होती थी वो थी कहानियाँ। फिर चाहे वो संचार शिक्षा से संबंधित संचार हो या फिर किसी धर्म प्रचारक भी कहानियों का ही प्रयोग करके अपने सिद्धांत और विचारों को लोगों तक पहुंचाते थे। और शिक्षा देने के लिए भी पंचतंत्र जैसी कहानियां ही लिखी जाती थी और उन्हीं कहानियों का प्रयोग किया जाता था जो अभी भी हैं पंचतंत्र की कहानियां, और ये जग प्रसिद्ध हो चुकी हैं। तो कहानियाँ तो आदिम काल से ही चली आ रही हैं। पहले मौखिक कहानियाँ होती थीं और कहानियाँ सुनते सुनते इसमें कल्पना का समावेश हुआ जिसने लिखित कहानियों का रूप ले लिया। तो यह था कहानियों का इतिहास। तो हमने जाना कि कहानियों का इतिहास मौखिक कहानियों से शुरू हुआ है और कहानियाँ आदिम काल, प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं और अब ये कहानियाँ लिखित रूप में भी हो गई हैं। तो हमने कहानियों का इतिहास पढ़ लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि तो हमारा 12वां प्रश्न है, कहानी में कथानक की क्या भूमिका होती है और कहानी का कथानक कैसा होना चाहिए। तो अब हमें बताना है कि कथानक क्या होता है और कहानी में इसकी क्या भूमिका होती है और कथानक कैसा होना चाहिए। कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु उसका कथानक होता है। कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप होता है जिसमें प्रारंभ से अंत तक की सभी घटनाओं और पात्रों का समावेश किया जाता है।
कहानी और कथानक में थोड़ा अंतर होता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानी कफन 10 से 12 पृष्ठों की है, परंतु इसका कथानक 10 से 12 व्यक्तियों का ही है। तो हमने जाना कि कथानक क्या होता है। कथानक वह होता है, कथानक कहानी का एक संक्षिप्त रूप होता है जिसमें कहानी की सभी पात्रों और घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन होता है। किसी भी कहानी को लिखने से पहले उसका कथानक तैयार किया जाता है। जैसे कोई भी मकान बनाने से पहले उसका एक रफ नक्शा तैयार किया जाता है, वैसे ही कोई कहानी लिखने से पहले उसका कथानक तैयार किया जाता है। तो हमने जाना कि कथानक क्या होता है। अब हमें देखना है कि कथानक कैसा होना चाहिए। तो कहानी का कथानक आमतौर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। कहानीकार कल्पना का विकास करते हुए एक परिवेश, पात्र और समस्या को आकार देते हुए कथानक को तैयार करता है। कहानीकार कथानक लिखने से पहले अपना काल्पनिक ढांचा तैयार करता है और अपनी कोरी कल्पना को एक निश्चित और वास्तविक आकार देने का प्रयास कर कथानक को पूर्ण करता है। तो ये होती हैं कथानक की परिभाषाएं। तो कथानक कैसा होना चाहिए? कथानक आमतौर पर संक्षिप्त होना चाहिए और कथानक में कहानीकार के अनुभवों और कल्पना का वर्णन होता है और कहानीकार के अनुभव और कल्पना के कारण ही कथानक का निर्माण होता है। कहानीकार अपनी कोरी कल्पनाओं को, जो वो सोच रहा होता है, जो उसकी कल्पनाएं होती हैं, उन्हें आकार देते हुए कथानक को तैयार करता है और कथानक के तैयार होने के बाद ही कहानी का प्रारंभ होता है और कहानी का प्रथम चरण ही कथानक होता है। फिर जाकर कहानी बननी प्रारंभ होती है। तो ये था हमारा कथानक। कथानक क्या होता है और कथानक कैसा होना चाहिए। हमने दोनों प्रश्न क्लियर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कहानी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हमने जाना कहानी क्या होती है, कथानक क्या होता है। अब हमें बताना है कि कहानी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो इसका हमारा पहला पॉइंट होगा, कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक का मन उसमें रम जाए। कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों का संतुलित विस्तार मिलना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी होनी चाहिए और उसमें कठिन शब्द व लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए जिससे कि पाठक वर्ग कंफ्यूज हो। ऐसे वाक्य और ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें कहानी में नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट, कहानी को उपयुक्त और आकर्षक शीर्षक देना चाहिए ताकि शीर्षक पढ़ते ही पाठक वर्ग के मन में उस कहानी को पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न हो। और पांचवा, कहानी का अंत सहज और सरल ढंग से होना चाहिए। उसमें कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए और ना ही पाठक को कहानी को लेकर संदेह होना चाहिए। तो ये थी हमारी कहानी की कहानी कैसे लिखें उसकी कुछ विशेष बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, कहानी के मूल तत्व क्या होते हैं, वर्णन कीजिए। हमने जाना कि कहानी क्या होती है, कथानक क्या होता है, कहानी को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हमें बताना है कि कहानी के मूल तत्व क्या होते हैं। तो कहानी के मुख्य मूल तत्व होते हैं 8 जो निम्नलिखित हैं। पहला तत्व होता है कहानी का कथानक। तो हमने कहानी के कथानक की पूरी परिभाषा तो जान ही ली है। तो हम इसे डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, इसको 2-3 लाइनों में परिभाषित भी कर सकते हैं अच्छी स्कोरिंग के लिए। दूसरा होता है द्वंद्व। द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व कहानी के मूल रस होते हैं, जो कहानी से प्राप्त होने वाला इंटरेस्ट होता है, जो कहानी से प्राप्त होने वाला रस, कौतूहल होता है, उसे हम द्वंद्व कहते हैं। देश, काल और वातावरण क्या होता है? तो कहानी में देश, काल और वातावरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और चौथा होता है पात्र और चरित्र चित्रण। तो कहानी में पात्र तो होते ही होते हैं और चरित्र चित्रण से अभिप्राय होता है उनके इंटरेस्ट के, उनकी रोचकता के अनुसार उन्हें वो रोल प्ले करने को देना जो वो करना चाहते हैं। तो ये होता है पात्रों का चरित्र चित्रण। अब हमारा जो अगला तत्व होता है वो होता है, तो हमारा 5वां तत्व है संवाद।
जो पात्र आपस में बातचीत करते हैं, दो लोगों के बीच में जो वार्तालाप होता है कहानी में, उसे कहते हैं हम संवाद। और फिर होती है भाषाशैली। तो कहानी का मूल तत्व, इसमें भाषाशैली को भी जोड़ा जाता है। तो कहानी की भाषाशैली सरल, सहज और प्रवाहमयी होनी चाहिए, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। और फिर होता है चरम उत्कर्ष का बिंदु, जिसे हम फ्लैशबैक भी कहते हैं। तो कहानी में चरम उत्कर्ष का बिंदु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है हमारा उद्देश्य, ये 8वां तत्व होता है और सबसे अंतिम भी। तो कहानी का एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य भी होना चाहिए, तब हमारी कहानी पूरी होती है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कहानी में पात्र तथा चरित्रों का क्या महत्व होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि पात्र और चरित्र चित्रण कहानी का ही एक तत्व है। अब देखते हैं कि कहानी में इनका महत्व क्या होता है। तो कहानी में पात्र और चरित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखते हैं अपने इस प्रश्न के उत्तर को। कहानी में पात्रों तथा चरित्रों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि कहानी के जो पात्र होते हैं वही कहानी के मूल आधार होते हैं, और पात्र कहानी को गतिशीलता प्रदान करते हैं, और पात्र ही कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं और कहानी को समापन की ओर ले जाते हैं। तो हमने जाना कि कहानी में पात्रों की क्या भूमिका होती है। तो हमने देखा कि इस प्रश्न में हमने क्या क्या पॉइंट लिखे हैं कि पात्र कहानी का मूल आधार होते हैं, गतिशीलता प्रदान करते हैं, उद्देश्य स्पष्ट करते हैं और कहानी को समापन की ओर ले जाते हैं। तो यह कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, यह हमने जाना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न होगा कि कहानी की संवाद योजना कैसी होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि संवाद कहानी का एक मूल तत्व होता है और कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखते हैं कि कहानी में संवाद योजना कैसी होनी चाहिए। तो कहानी की संवाद योजनाएं की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो कहानी के संवाद की पहली परिभाषा यह है कि कहानी में संवाद योजना सरल, सहज और प्रवाहमयी होनी चाहिए। दूसरा, कहानी में संवाद योजना स्वाभाविक होनी चाहिए, यानी कहानी में लिखे गए संवादों में स्वाभाविकता होनी चाहिए। और हमारा तीसरा पॉइंट है, कहानी में संवाद योजना पात्र अनुकूल होनी चाहिए और विषय अनुकूल भी होनी चाहिए, यानी कि जो संवाद योजना है वो पात्र के अनुकूल हो और विषय के अनुकूल हो। जो कहानी का हमने विषय दिया गया है, संवाद योजना उसके इर्द गिर्द ही होनी चाहिए, उससे हटकर नहीं होनी चाहिए। और हमारा 5वां पॉइंट है कि कहानी में संवाद योजना रोचक तथा संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी इसकी संवादों में रोचकता होनी चाहिए और वे छोटे छोटे होने चाहिए, अत्यधिक संवाद नहीं लिखे जाने चाहिए। तो चलो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह होगा कि कहानी में द्वंद्व का क्या महत्व होता है। अब हमें पता है कि द्वंद्व कहानी के तत्वों में से एक है। अब हमें इस प्रश्न में द्वंद्व की महत्व का वर्णन करना है। तो देखते हैं कि द्वंद्व का क्या महत्व होता है कहानी में। तो कहानी में द्वंद्व बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पात्रों का द्वंद्व ही कथानक को गतिशीलता प्रदान करता है और द्वंद्व ही पात्रों के चरित्रों का उद्घाटन करता है तथा द्वंद्व कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट करता है और द्वंद्व के माध्यम से ही लेखक पाठकों को जो संदेश देना चाहता है अपनी कहानी के माध्यम से वो देता है। और हमारा अगला पॉइंट है, द्वंद्व पाठकों में रोचकता बनाए रखता है। जो द्वंद्व होता है उसी के माध्यम से कहानी में रोचकता आती है और पाठक कहानी में रमे रहते हैं। और हमारा अंतिम पॉइंट है, द्वंद्व पाठकों में जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि कहानी में अब आगे क्या होगा। ये द्वंद्व के कारण ही कहानी में ये जो तत्व होता है द्वंद्व, इसी के माध्यम से ये रस कहानी में आता है और कहानी में जिज्ञासा जो पाठकों का मूल भाव होता है वो एक्टिव हो जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि कहानी का हमारे जीवन से क्या संबंध होता है, यानी कहानी हमारे जीवन से कैसे संबंधित है। इस चीज़ का हमें इस प्रश्न में वर्णन करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं। तो कहानी का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है
आदिम युग से ही कहानी मानव जीवन का प्रमुख अंग रही है। यह मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में कहानी सुनता है और सुनाता है। विचारों के आदान प्रदान का इस जीवन का यह एक अनूठा नियम है। इसीलिए इस संसार में मनुष्य अपने अनुभव बांटने और दूसरों के अनुभव जानने की इच्छा रखता है। यह मनुष्य का मूल भाव ही होता है जो कहानी निर्माण में भी सहायक होता है। तो हमने जाना कि कहानी का मानव से क्या संबंध, मानव जीवन से क्या संबंध होता है। तो कहानी का मानव जीवन से घनिष्ठ और अविभाज्य संबंध होता है। कहानी में घनिष्ठता का कारण जो होता है वो होता है मानव का मूल भाव जो होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा के कारण ही कहानी और मानव जीवन में घनिष्ठता आती है। तो हमने इस प्रश्न का उत्तर जाना, समझा और इसी प्रश्न के उत्तर के साथ अब हम अपनी वीडियो करते हैं समाप्त। तो धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चाहिए आपको ऐसी ही और मज़ेदार और उपयोगी वीडियो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो बाय बाय दोस्तों।